नमस्कार, मैं रविश कुमार। 14 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये वो 14 लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुसलमान नफ़रत की खेती, एक तरह के विचार को जो है प्रमोट करना, ये सब किया करते थे। तो 26 पार्टियों ने अगर कुछ किया है जिसका यूनाइटेड अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो भाजपा से 2 गुना अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ वास्तव में है वो नहीं जो 31% वोटों के साथ प्रधानमंत्री बन बैठता है, नहीं, जो उसके विपक्ष में है, जिसके पास असल में लोकतंत्र की आवाज़ है, जनमत है, उन लोगों ने अगर तय किया है कि ये 14 लोग जो हैं वो गलत हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसका सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। इस बेचारे के 2 हिस्से हैं अंग के, और तराजू पे रखा हुआ है, और एक पे अगर बोल देंगे तो इधर वाला जब झुकेगा दूसरे अंग में खिंचाव आएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है तराजू के पलड़े से। कि ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो हेट स्पीच हो रहा है वो भी सही नहीं है। लड़की से पूछा भी नहीं गया, न लड़की के बाप ने कुछ बोला, और यहाँ पे जो है हल्ला कर रहा है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है इससे। लड़की को पता तक नहीं है उसका आशिक कौन है, और लौंडे ने कि नहीं, पीली वाली जो है वो उस लौंडे वो हीरो होंडा बैठ के चली गई, अब मैं नस काट रहा हूँ उसके लिए। थाईलैंड वाले पे विवाद होने लगा, तो फिर आजकल जो है यूरोप में थोड़ा उनका अलग चला गया। पसंद की बात होती है, कौन सा जगह आपको जो है मतलब वादियों की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह की वादियाँ, किस तरह के पहाड़, किस तरह के पठार, किस तरह की नदियाँ, किस तरह की धाराएं आपको पसंद है। विलक्षण लोग ही मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समोसे से कंपेयर कर सकता है। लिख के वरुण ग्रोवर ने सोचा होगा कलम साला तोड़ के फेंक देना चाहिए कहीं पे, ये क्या लिख दिया मैंने, मुझको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अब घिघिया के बोलेंगे, हो गया वो, इसी पे 2-4 वो कॉमेडी शो भी कर लेगा। उससे एंकर ने पूछा कि स्टालिन के कमेंट पे आप जवाब दीजिए, तो प्रकाश राज बोलते हैं जो भी बोला उसने। अब मुझे तो हिंदी आती है भाई, प्रकाश राज कौन, मतलब प्रकाश राज मुझे समझ में नहीं आता। उसका ट्वीट भी पढ़िएगा ना तो लगता है साला कान में कोई ड्रिल मशीन भोंक दिया है। उसका ऐसा इमेज, वो शूर्पणखा या जो भी है, तारका जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो दिखती है वैसी, तो वैसे लोग हैं। अब ऐसे लोग जो चीखते चिल्लाते हैमर और ड्रिलर की तरह जिनकी आवाज़ है, जो कौवी हैं, ये जब नहीं जाएंगे तो सामने वाले को तो अधिक समय मिलेगा। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिले। हमारी सहायता यदि करना चाहते हैं तो ये सारे नंबर्स हैं जिसके माध्यम से आप हमें सहयोग दे सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और डरो मत के प्रोफाइल पिक्चर से डर कर फटकर फ्लावर जो हो जाती है लोगों की, वो कैसे हो गया है। 14 न्यूज एंकरों को इंडी गठबंधन की 26 पार्टियों ने एक सहमति जताते हुए प्रतिबंधित कर दिया है कि यहाँ पर इनके लोग इन लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस पे कुछ संस्थाओं ने अपनी निंदा जो है वो जताई है कि ये गलत हो रहा है। कुछ वैसे लोग भी इस पे निंदा करते नज़र आए जिनसे आशा नहीं थी। राहुल देव जैसे लोगों ने कहा कि हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है। अब आत्ममंथन जो है राहुल देव पत्रकार समुदाय को करने बोल रहे हैं, या फिर आत्ममंथन जो है उन लोगों को करने बोल रहे हैं जिन लोगों ने ये कार्य किया प्रतिबंध लगाने का। राजदीप सरदेसाई ने भी एक ट्वीट किया है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि इस बेचारे के 2 हिस्से हैं अंग के, और तराजू पे रखा हुआ है, और एक पे अगर बोल देंगे तो इधर वाला जब झुकेगा दूसरे अंग में खिंचाव आएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है तराजू के पलड़े से। इस कारण से बेचारे जब तक एक बात जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं यार नहीं बोलेंगे, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, और बोल ही देते हैं। अब बोलते हैं तो फिर खिंचाव ज्यों ही होने लगता है, तुरंत उसको बैलेंस करते हैं कि ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो हेट स्पीच हो रहा है वो भी सही नहीं है। सोनिया जी
ये बताइए कि इंदिरा जी जो है किचन में जाती थी तो किस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट करती थी। और जब हम सवाल पूछते हैं एक पत्रकार के तौर पे तो हम इस तरह के भी सवाल पूछते हैं, सब जो है सवाल जो है कड़े ही नहीं होते। और राजदीप का आप देखेंगे तो उनका संतुलन जो है वो खिंचाव ना हो, तो इस कारण वो बनाते रहते हैं। एक व्यक्ति जिसने कुछ नहीं दिया है इस पे, वो है रवीश कुमार। मुझे याद आता है कि वो संभवतः आजकल वो यूट्यूब पे चले गए हैं, तो वो गुरु फिल्म में एक संवाद है अभिषेक बच्चन का कि साहब बनिया हूँ, एक एक बात तोल कर बोलता हूँ। तो रवीश को लगता है फ्री में क्यों लिखें, पोस्ट जो 1.5 बीघे की लिखते थे, या तो वैचारिक तौर पे उसका हो, नहीं उस पर अगर वीडियो बन सकता है अगले शाम में तो अभी हम क्यों लिखें। तो रवीश तो वीडियो बनाएंगे आज शाम में, और मुझे लगता है कि उसका विषय यही रहेगा, वो जस्टिफाई ही करेगा। ये आदमी पूरा का पूरा, नमस्कार मैं रवीश कुमार, 14 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये वो 14 लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुसलमान नफ़रत की खेती, एक तरह के विचार को जो है प्रमोट करना, ये सब किया करते थे। ये भाजपा के छोटे छोटे IT सेल हैं, छोटे छोटे बॉयलर हैं, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती थी कि मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, विकास पर, विद्युत पर, तेल के दामों पर, G20 के सम्मेलन में इस पे प्रश्न कभी नहीं पूछा गया। ये लोग सरकार का माउथ पीस बनकर रह गए। राफेल आया तो धूम धूम धड़ाम धड़ाम तुम तड़ाम तड़ाम करके ये दिखाते रहे। G20 के झंडों की गुणवत्ता बताते रहे, ये नहीं बताया कि पानी भर गया, गरीब का घर ढक दिया गया, रानी के घर में खाना कहाँ से आएगा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो 26 पार्टियों ने अगर कुछ किया है जिसका यूनाइटेड अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो भाजपा से 2 गुना अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ वास्तव में है, वो नहीं जो 31% वोटों के साथ प्रधानमंत्री बन बैठता है, नहीं, जो उसके विपक्ष में है, जिसके पास असल में लोकतंत्र की आवाज़ है, जनमत है, उन लोगों ने अगर तय किया है कि ये 14 लोग जो हैं वो गलत हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसका सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ये नफ़रती लोग हैं, ये दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, युवाओं को भटकाते हैं, बेरोजगारी पे कोई सवाल नहीं होता। रवीश यही सब कहेगा, मतलब लब्बो लुआब यही होगा। इसमें आप देखिएगा किसी तरह 20 मिनट 22 सेकेंड टाइप का वो अपना बनाने के लिए उसमें 13 मिनट जो है वीडियो क्लिप, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा 3 मिनट उसका डाल देगा, फलाने ने क्या क्या कहा, और ये सब करके फिर विदेश का कोई निकाल लेगा। ये किसी महान जर्नलिस्ट का मतलब वक्तव्य कि पत्रकार का एक्चुअल में कर्म क्या होता है, उस तरह से फिर ये भी बोलेगा कि पत्रकार को जो है हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए सरकारों से। ये सब कह के वो 20-22 मिनट जो है वो मुझे पता है कि आज शाम तक जो है, हो सकता है कि मेरा वीडियो 8 बजे आए, उसका 7 बजे तक आ जाएगा। तो ये आप मान कर चलिए, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:52 हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये वो चल रहा हो। अब बात करते हैं कि ये प्रतिबंध जो है वो क्या दर्शाता है, क्यों आता है इस तरह का प्रतिबंध, उनका पक्ष क्या है, वो आप समझ के वो यही बोलेंगे। वो घिसा पिटा नफरत की दुकान चला रहे थे, हिंदू मुसलमान हो रहा था, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारा इस्तेमाल करके इस तरह के विचारों को जो बढ़ाया जा रहा है। अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले जब ये लिस्ट तैयार हो रही थी तब उनके पास कहीं से आया था ये इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने बताया कि 34 पत्रकारों की लिस्ट बनी थी और फाइनली जो है 14 पे सहमति बनी। बाकी 20 को जो है हो सकता है लग रहा होगा कि यार सब तो चले ही आए, हम जाएंगे कहाँ फिर, तो उन्होंने फिर 14 पे सहमति बना के ये सब किया है, जिसमें कई ऐसे भी नाम हैं जो बिना गेस्ट के शो करते हैं। सुशांत सिन्हा जी हमारे मित्र हैं, वो तो मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि लड़की से पूछा भी नहीं गया, न लड़की के बाप ने कुछ बोला, और यहाँ पे जो है हल्ला कर रहा है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है इससे। आप सोचिए कि बिल्कुल यही हुआ है कि जहाँ पे कोई जाता नहीं, अपना एक इंडिपेंडेंट शो है जिस पे कोई दिखता। अब ये लोग यही कहेंगे ना कि
आप लोग जो है हमारी फ़ोटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि असंभव है, वैसा हो नहीं सकता, तो ये लोग इसी पे आएंगे। ऐसे ही 2-3 एंकर ऐसे हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट शो है, जो डिबेट शोज़ नहीं करते, जिसमें किसी के भी प्रवक्ता के आने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर मैं सुशांत भाई का ही आगे बढ़ाऊँ तो ये उस तरह का एटीट्यूड है कि लड़की को पता तक नहीं है उसका आशिक कौन है, और लौंडे ने कि नहीं पीली वाली जो है वो उस लौंडे वो हीरो होंडा बैठ के चली गई, अब मैं नस काट रहा हूँ उसके लिए, और नस काट रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ कि देखो प्रिया तुम्हारी याद में मैं मर रहा हूँ, और मूर्छित टाइप का फोटो बना के वो डाल देगा ताकि सिंपैथी के लिए वो पीली वाली प्रिया जो है या जो भी है वो आए सिंपैथी के लिए कि ये क्या किया, क्यों किया तुमने। यही हाल है ये इंडी ठगबंधनों का कि जिसने तुम्हें पूछा तक नहीं, तुम उसका नहीं बहिष्कार कर रहे हैं, एकदम बहिष्कार, जाएंगे ही नहीं। उनको बुलाया किसने बे? हाल ही में, अब मैं इनका पत्रकारिता को लेकर के अप्रोच पे मैं थोड़ा सा बोलूँगा। हाल ही में एक व्यक्ति ने यह भी ट्वीट किया कि 2 लोगों ने, एक संभवतः एबीपी न्यूज़ का, एक एनडीटीवी का था, जिसमें एक फीमेल है और एक मेल पत्रकार है, जिसके बारे में कहा गया कि इन लोगों को, इनके जो भी प्रोड्यूसर्स या जो भी सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी से एडवर्स क्वेश्चंस पूछिए। एडवर्स मतलब कठिन प्रश्न होते हैं, और कठिन प्रश्नों को लेके कुछ लोगों का पूरा करियर बन गया है। रवीश कुमार यही कहता है ना, कठिन प्रश्न पूछना चाहिए, आम क्यों खा रहे हो तुम मोदी जी के साथ। और यहाँ पे बोला गया राहुल गांधी से, तो इन दोनों पत्रकारों ने, इनको निकाला नहीं गया, इन्हें लगा करे पत्रकार वो कठिन प्रश्न कैसे पूछे, वो भी राहुल गांधी से। इस्तीफा, त्यागपत्र दे दिया। आप सोचिए, अब इसको भी ये ब्लेम किस पे कर रहे हैं कि वो भाजपा से प्रभावित हैं इसलिए। भाई राहुल गांधी तो 108 उपनिषद पढ़ चुका है, गीता का वो तो प्रवचन देता रहता है ब्रुसेल्स तक में जाकर, मतलब जहाँ तक हमारे महान गुरु सब, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, या जो निश्चलानंद सरस्वती जी जो हैं, या राघवेंद्राचार्य जी हैं, प्रेमानंद बाबा हैं, बाकी लोग जहाँ नहीं पहुँच, राहुल गांधी वहाँ हिंदुत्व और सनातन की बात करने पहुँच जाता है। तो धरती पे क्या, जुपिटर का वेलोसिटी उनाप ही लेता है, वो एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद उसने वो स्प्लेंडर कसना शुरू करता है, बुलेट कस देता है लास्ट में, दाढ़ी बढ़ा ही लेता है। उसमें भी विज्ञान होता है ना दाढ़ी बढ़ाने में, कि किस तरह का खाद और किस तरह का मलबा वलबा उसमें डाला जाए कि दाढ़ी जल्दी जल्दी बढ़े। वो धान और धनिया बोने उसको आता है, धान खेत में बोता है, धनिया पार्टी में बोता है। तो इतना सब तो टैलेंट उस आदमी में है ही। टी शर्ट पहन लेता है, एब्स उसके निकल आते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रश्न ये लोग पूछने को बोल रहे थे उससे, जो राहुल गांधी नहीं बता सकते। राहुल गांधी तो जब भी मृत्यु को अगर प्राप्त होंगे 100-150 वर्षों में, तो उनके दिमाग को तो देखिएगा, स्टडी किया जाएगा कि यार इतना बड़ा स्कल जो है, उसमें दिमाग जो है वो कहाँ है, और कैसे इतने सारे तरह की सूचनाएं, जहाँ पे कुछ नहीं था उसमें उभर रहा था। दिमाग था कि लिक्विड था, क्या था पता नहीं। और ज्ञान पाने के लिए राहुल जी ऐसा नहीं है। शंकराचार्य, जो भगवान शंकराचार्य हैं, उसके बारे में कहानी, एक बार उनसे भारती जी एक विदुषी थी, और वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। उनके साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, तो पति हार गए शास्त्रार्थ में, मंडन मिश्र जी। तो पत्नी, धर्मपत्नी जी ने कहा कि पति की अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी अगर आप शास्त्रार्थ में हरा देंगे तब माना जाएगा कि आप विजयी हुए हैं। तो शंकराचार्य जी से उन्होंने काम शास्त्र के विषय में प्रश्न पूछ दिए। अब शंकराचार्य जी ने कहा कि देवी, मुझे तो इसका अनुभव है नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, तो मुझे आप समय दीजिए, 1 वर्ष का समय दीजिए, और मैं इस विषय का अध्ययन करके आऊँगा, और उसके बाद फिर हम करेंगे। तब फिर शंकराचार्य जो है एक राजा को ढूंढते हैं और उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पे वो काम शास्त्र के बारे में पता करते हैं, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में अनुभव लेकर के लौटते हैं। हालांकि राहुल गांधी के साथ
मैं मतलब आप उस तरह से ना लें कि किस व्यक्ति के साथ किस महान, मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान शंकराचार्य से, फिर भी मैं अगर कटाक्ष के ही माध्यम से कहना चाहूँ तो राहुल गांधी अनेकानेक विषयों पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए थाईलैंड की यात्रा करते हैं, ब्रुसेल्स की यात्रा करते हैं, इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं। थाईलैंड वाले पे विवाद होने लगा तो फिर आजकल जो है यूरोप में थोड़ा उनका अलग चला गया। पसंद पसंद की बात होती है, कौन सा जगह आपको जो है मतलब वादियों की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह की वादियाँ, किस तरह के पहाड़, किस तरह के पठार, किस तरह की नदियाँ, किस तरह की धाराएं आपको पसंद है। तो जाते हैं लोग, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। किसी ने ये प्रश्न भी पूछा कि भाई राहुल गांधी का जब से थाईलैंड पे बहुत अधिक फोकस हो गया लोगों का, तब से यूरोप पे ज़्यादा वो जाने लगे, और यूरोप भी जाते 3-4 दिन तो चर्चा में रहते हैं कि इनके साथ कुछ कर लिया, उनके साथ बैठ गए, कैम्ब्रिज में बैठ गए, क्लोज डोर मीटिंग। बाकी टाइम क्या करता है ये आदमी? साइट सीइंग करते होंगे, टूरिस्ट आदमी है, पैसे कोई दिक्कत है नहीं, और अलग अलग तरह के अनुभव जो है प्राप्त करते रहते हैं। तो इतने अनुभवी व्यक्ति जो मतलब अनेकानेक राष्ट्रों में अनेकानेक पठारों पे अपने चरण रख चुके हैं, ऐसा क्या पूछ देते ये लोग जो वो जवाब नहीं दे पाते? मुझे नहीं लगता कि आज के समय में राहुल गांधी जी से अधिक प्रतिभावान, अधिक ज्ञानी, अधिक अनुभवी कोई भी व्यक्ति है। आप देखिए कि उनके डीएनए में किस किस तरह का मतलब ट्रिकल डाउन होके आया है। नेहरू जी महान व्यक्ति, महान, भारत को जिन्होंने जन्म दिया। इंदिरा गांधी जी, अब देखिए एक मीम भी चल रहा है, प्रेस फ्रीडम, ये तो सेम ही डीएनए हो गया ना। प्रेस फ्रीडम पे इंदिरा जी का 1975 में क्या था और आज जो है, तो ये होता है जस्टिफाई करना कि पूर्वजों के गुण जो आप में आए हैं उसको कैसे आप प्रदर्शित करें, क्या फायदा ऐसे पूर्वज होने का। राजीव गांधी जी हैं महान, बोफोर्स, आईएनएस विराट पे पिकनिक और तमाम तरह का कार्य करने वाले। सोनिया गांधी जी हैं, इतने मतलब महानता की जो है कमी तक नहीं है। मोदी जी से पूछ दिया जाता है कि भाई दारू का ग्लास आपको पकड़ने नहीं आता, आप वही इनका देखिए, इनके घर के लोग जो हैं सब कितने वेल मैनर्ड हैं, कैसे दारू, कौन सा ग्लास में क्या आता है, किसको क्या सर्व करना चाहिए, सब कुछ पता है लोगों को। तो आप सोचिए कि दारू से लेके थाईलैंड तक, आईएनएस विराट से लेके जीप तक, नेहरू जी के इनकॉस्पा जो भी था वहाँ से लेकर के, और राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत जोड़ो यात्रा, सारा कुछ है। और आप मतलब राहुल जी से ऐसा क्या बच जाता कि इन दोनों को त्यागपत्र देना पड़ गया? मुझे लगता है कि ये जाति इन लोगों ने अपने ऊपर कर ली है। वरुण ग्रोवर जी एक बहुत ही महान आदमी है, मतलब महान कहना मुझे लगता है कि थोड़ा अति मतलब वो हो जाएगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, अंडरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब कोई शब्द मिल नहीं रहा है इसलिए मैं बोल। उन्होंने इसके ऊपर एक समोसे का वो दिया, समोसे की दुकान का एक दिया है कि मान लीजिए कि आप एक समोसे की दुकान में जाते हैं जहाँ पे बासी आलू और ख़राब मैदा भरा जाता है, और आपने कहा कि नहीं भाई मुझे इस दुकान से समोसे नहीं लेना, तो ये क्या दुकानदार का हक मारना हो गया या अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी हो गई? विलक्षण लोग ही मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समोसे से कंपेयर कर सकता है। और माता सरस्वती का जिस पे विशेष आशीर्वाद होता है ना, जिस शब्दों का, वही इस तरह के मतलब प्रयोग करता है। थूक डाले हुए समोसे खाने को ये लोग प्रेरित करते हैं, मतलब कभी कुछ नहीं बोला उस पर। थूका हुआ समोसा, थूकी हुई तंदूरी रोटी, थूकी हुई बिरयानी, सब पे जाके देखिए इनका ट्वीट, नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब बात हो रही है कि पत्रकारिता जिसका अन्योन्याश्रय संबंध है राजनीति से, एक दूसरे पे आधारित हैं,
वहाँ पर 26 पार्टियों का एक समूह जो है प्रतिबंधित कर देता है 14 पत्रकारों को, और वहाँ पे इसको लगा एक समोसा, बासी आलू, खराब मैदा लिख के वरुण ग्रोवर ने सोचा होगा कलम साला तोड़ के फेंक देना चाहिए कहीं पे, ये क्या लिख दिया मैंने, मुझको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अब घिघिया के बोलेंगे, हो गया वो, इसी पे 2-4 वो कॉमेडी शो भी कर लेगा। अब जो है ये एक एस्पेक्ट है प्रतिबंधित करना। दूसरा, अभी सुधीर चौधरी जी पे कर्नाटक में एक एफआईआर कर दी गई, और इस बात पे जो बात सही में है कि एक योजना थी जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए थी, उसमें हिंदुओं के जो दलित और ये सब होते हैं उसके लिए नोटिफाई नहीं किया गया था, ऐसा ही कुछ था। उस पर प्रियंक खड़गे ने एकदम छाती और पता नहीं कहाँ कहाँ ठोक करके बोला कि तुम जो है गलत कर रहे हो, सरकार के खिलाफ ये, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। हाल ही में उसके 1-2 दिन पहले अमित मालवीय पे उदय स्टालिन जो था, उसने जो नौटंकी की है, उसके ऊपर जो उसने बोला वही बोलने के लिए तमिलनाडु में एक एफआईआर कर दी गई। अमित मालवीय तो चलिए वो पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप, इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके एक एक ट्वीट करने पर उनके ऊपर न केवल एफआईआर हुई है बल्कि उनके घर पे पुलिस वाले भेजे गए हैं अलग अलग राज्यों से। नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका केस जो है बिगड़ जाएगा। ये पूरा तंत्र जो है सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहा है। एक तरफ आपने प्रतिबंधित किया है और दूसरी तरफ जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं जो आपसे अलाइन नहीं हैं, उनके कुछ लोगों को चिन्हित करके आप उनके ऊपर एफआईआर करते हैं और इंश्योर करते हैं उसको बेल ना मिले। मनीष कश्यप पे मैं लगातार बोलता रहा हूं और यह दुर्भाग्य है, ये हमारी जुडिशरी जो है जो अपने आप को चैंपियन करती है, और हमने 2023 के 80-96% मामले निपटा लिए, 80,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये पोर्टल बना दिया फलाना ढिमका, एनएसए लगा हुआ है और इन लोगों को खबर नहीं है। हेट स्पीच पे तुरंत ज्ञान दे देगा जब मुसलमान के खिलाफ होगा। हिंदू के पूरे समूल नाश की बात हो रही है और एक बार नहीं बार बार हो रही है। एड्स, मलेरिया, कैंसर, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं, कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो ये जिस तंत्र की बात कर रहा हूं उस तंत्र का हिस्सा है न्यायपालिका, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपके संज्ञान में नहीं है। आपको 166 सेवानिवृत्त जजों ने, आईएफएस ऑफिसर्स ने, आईपीएस ऑफिसर्स ने, आईएएस ऑफिसर, इस पे आपको चिट्ठी तक लिखी है। आप कैसे कह सकते हैं कि यू हैव नो आइडिया अबाउट इट और कुछ नहीं बोल रहे? भाजपा ऐसा नहीं करती है। एक भी आप बता दीजिए कि जहाँ पे किसी पत्रकार को भाजपा शासित सरकार ने इस तरह से प्रताड़ित किया हो। जुबैर का आप मामला लेंगे, जुबैर को अगर मतलब पेलना चाहे सरकार, तो सरकार, भाजपा को करना ही नहीं आता किस तरह से अटैक करना चाहिए पत्रकारों, भाजपा को आता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं यार हम करेंगे, फिर ये अल्लाह, इतना बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ये है जुबैर पे भी जो मामला बना था उसमें सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं थी। इट वाज नॉट स्टेट अगेंस्ट जुबैर, वो कुछ और ही मामला था। स्टेट चाहे ना तो जुबैर ने जो किया है उस पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बनता है, जिसका भी नाम लेके। आजकल ये काजल हिंदुस्तानी के ऊपर जो है लगा पड़ा है, आप देखिए एक के बाद वो सीरीज लिख रहा है ट्वीट्स की, और वो जब लिखता है तो इफेक्टिवली उन स्लीपर सेल्स को जो इधर उधर सोए हुए हैं उनको जागृत कर रहा होता है। और एक्चुअल में उसके ट्वीट लिखने के बाद जो कि पुलिस को या स्टेट को अगर वो जुबैर को टारगेट करते हैं या बनाते हैं केस, तो उनको ये देखना चाहिए कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये किससे बात करता है, कौन इसका हैंडलर है। 5 मिनट नहीं बोल, 5 मिनट तो मैं ज़्यादा बोला, 10 सेकंड नहीं बोल पाता है कैमरा पे, इसकी औकात नहीं है, ये पीछे बैठ के यही सब करता है। तो पता होना चाहिए कि इसको हैंडल कौन कर रहा है, और अगर
भाजपा ऐसे पीछे पड़ने लगे इन लोगों के, तब तो फिर वही है कि 6 लोग मरे ना हिंदू, और उसके बाद फिर ये काजल के पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से होना चाहिए कि भाई मेरे बारे में ये लिख रहा है और ये इफेक्टिवली मेरी हत्या करने की साजिश कर रहा है, ये कि हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं परोक्ष रूप से। इस तरह के केस बनने चाहिए। भाजपा आपको ऐसा करती दिखती है? नहीं, उन्होंने हनीमून और हनीमान वाले पे किया, वो एक दिन नहीं चलना था। अभी भी जो इसके ऊपर हुआ है वो 10 मिनट का केस नहीं है, नहीं चलेगा, लोअर कोर्ट में भी वो नहीं टिकेगा। तो इन सब से फायदा क्या है? उसके उलट ये लोग देखिए, एक जर्नलिस्ट के ऊपर करेंगे, उस पर 5-7 धाराएं जोड़ते हैं, और एक एफआईआर को क्वाश करवाने में 50,000 से 1 लाख रुपया लगता है। एकदम सिंपल, जिस एफआईआर में कुछ नहीं है। आप सोचिए कि सुधीर चौधरी तो ठीक है, उनके पास पैसा है, ही कैन अफोर्ड इट, या जहाँ से जुड़े हुए संस्था अफोर्ड करेगी। मेरे ऊपर या बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर या ऐसे जो पत्रकार हैं उनके ऊपर जब केस होता है तो वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? ये इंटिमिडेट किया जाता है, घर पे पंजाब पुलिस पहुंच जाएगी, घर पे तमिलनाडु पुलिस पहुंच जाएगी, कुर्की का लगा देंगे, सब कुछ इलीगल, कोई भी चीज़ लीगल नहीं। आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ उसकी कॉपी तक आपको नहीं दी जाएगी। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। तमिलनाडु पुलिस, कर्नाटक पुलिस, पंजाब पुलिस, ये लोग जो है एक एक करके जर्नलिस्टों को टारगेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे इससे होगा क्या? 3-4 को कर रहे हैं, ठीक है, केस लड़ेंगे, जीत जाएंगे। केस लड़ने और जीतने में जितना समय बीतता है, 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तब तक ऐसे लोग जिनको डराया जाता है वो धीरे धीरे बैकआउट करेंगे। वो बोलेंगे यार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास तो कोई उस तरह का संस्थागत सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, जो करना है आपको स्वयं ही करना है, तो मैं क्यों पंगे लूँ? आज मैं इसके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, केस होगा मैं अगले दिन से नहीं करूँगा। ये खुद, ये सबकॉन्शियसली व्यक्ति डिसाइड करता है कि ऐसा करना जो है उचित नहीं है मेरे लिए। आपके परिजन होंगे, वो बोलेंगे कि तुम ही क्यों मतलब ये झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या मतलब है दुनिया कैसे चल रही है? और आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा अपने परिवार के लोगों को देने के लिए। तो ये इफेक्टिवली वो कार्य कर रहे हैं। और जब एक अजीत भारती या मिस्टर एक्स और वाई और जेड किसी के ऊपर इस तरह से होता है और वो जब बैकआउट करता है या उसको जब उदाहरण बनाया जाता है, तो और जो नीचे लोग होते हैं उस तंत्र के, वो कहते हैं यार उसको नहीं छोड़ा तो हम कहाँ से बचेंगे, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावी तरीके से एक पूरे तंत्र को 2 तरफ से हमला करके कि हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम अगर वहाँ पे जाएंगे नहीं तो हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा कि स्टालिन ने क्यों बोला, आपकी इस पे क्या राय है। तो अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो एस्केलेट नहीं होगा, एक ही तरह के विचार जो है आते रहेंगे। हालांकि उसका भी दूसरा पहलू है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है। और दूसरा है कि हम तुम्हारे लोग जो उसको उतना हम आत्मविश्वास, उनका मनोबल तोड़ देंगे कि वो आगे न लिखें न बोलें। वो फिर यही बात करेंगे, मतलब फिल्म कैसी आ रही है, शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग कर दी है, रैंडम बातें करेंगे वो विरोधियों के ऊपर। जो एक को अगर कर रहे थे दूसरे को कर रहे थे तो नहीं करेंगे। वो इस तरह से बात करेंगे जिसमें ना कोई नाम होगा ना कोई घटना होगी, और वो बात करके चले जाएंगे। तो इससे भाजपा वालों को सोचना चाहिए, खास करके उनके आईटी सेल वालों को, कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं इससे। जो आपको लगता होगा ना कि अजीत भारती बोल रहा है तो पैसे मांग लेगा, नहीं चाहिए पैसा तुम्हारा, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा रखो अपनी पिछली जेब में। और तुम्हारे नैरेटिव के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके पीछे केवल ट्वीट लिख करके खड़े मत हो। क्यों तुम्हारे पास ऐसे वकीलों का कोई एक समूह नहीं है जहां किसी के साथ ऐसा हो तो वो अप्रोच कर सके तुम्हें? क्यों एक जुबैर या अन्य लोग होते हैं तो
प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और तमाम लोग जो है रात में खुलवा लेते हैं और दबाव बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आप इंश्योर कीजिए कि 6 बजे से पहले वो निकलें, और उस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। तुम्हारे कौन है? भाजपा वाले ऐसे ऐसे वकील हैं, एक तो मेरा साला पैसा लेके बैठ गया, आज तक नहीं लौटा है, ट्विटर वाला केस था, ऐसे लोग हैं, और वो भाजपा का ऑफिस बेयरर है। दुर्भाग्य देखिए आप, एक ऐसा व्यक्ति है जो रैली मतलब भीड़ जुटाता है, नारेबाजी करवाता है, और उसके बाद जो है जो नारे लगा रहे होते वो फंसते हैं तो उनके लिए कोई लीगल हेल्प नहीं देता है, बोलता है अपना अपना देखो। ये है भाजपा की स्थिति। खैर थोड़ा मतलब विषयांतर हो गया। अब प्रश्न है कि ये हुआ क्यों, होता क्यों है, आखिर इस स्थिति में ये लोग क्यों पहुंचे, इंडी ठगबंधन वाले। दो मतलब मूल कारण तो, एक जो इसको एस्केलेट करने का है तो 2 कारण। एक तो है कि जुबैर को आप देखेंगे लंबे समय से ये बोलता रहा है कि क्यों ऐसी जगहों पे इस तरह के लोग जाते हैं जो उनकी विचारधारा को एक तरह से बढ़ावा मिलता है। और ये होते 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 मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जुबैर को तो ये CWC का हिस्सा भी बना लेंगे कुछ दिन में। जिस तरह से वो सलूट तो मरवा ही रहा है ना यस चीफ करके प्रियंक खड़गे से, तो हो सकता है कि आगे अब कन्हैया कुमार को ले लिया तो जुबैर तो फिर भी, कन्हैया तो पहले कांग्रेस को गाली भी देता था, जुबैर ने तो कभी गाली दी नहीं है, जुबैर तो हमेशा डट के उनके साथ खड़ा ही रहा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मुझे लगता है कि उसमें इसको लिया जाएगा। एक तो ये था कि इनके प्लान में था कि जहाँ ये नैरेटिव हार रहे हैं वहाँ पे क्या करो कि फर्जी का, नफ़रत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, हम नहीं बेचेंगे माल, फ्रेंचाइजी नहीं खोलेंगे, ये सब करके जो है किसी तरह कुछ भी बहाना मार के निकल लो। दूसरा है उदयनिधि स्टालिन का विषय। उसने जो बोला और मीडिया ने जैसे रिएक्ट किया, उसके बोलने के बाद उसने स्वयं को डिफेंड भी किया, अमित मालवीय को कोट करके उनका बाताबाती भी चला। फिर बाकी लोग भी बोलने लगे और उसका संज्ञान प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया। और G20 की बैठक के समय ही समाचार आया था कि ही इंस्ट्रक्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड लीडर्स कि इस विषय पे हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। अगर ये 2022 में होता, मोदी जी आंख मूंद करके सो गए होते, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि हमको चाय वाला बोला तो उसको कैसे यूज करना है, हमको चौकीदार बोला तो उसको कैसे यूज करना है। तो मोदी जी को पता है कि टाइमिंग जो है ना, ये बड़ा बढ़िया उदयनिधि स्टालिन ने दे दिया। तो अब जो है उन्होंने बोला, और कल का ही अगर आप वीडियो देखेंगे नरेंद्र मोदी ने इस पे बोला है मध्य प्रदेश की रैली में। छोटा सा क्लिप आप सुन लीजिए। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था, जब ये लोग इस तरह नौटंकी कर रहे थे, मैंने बोला था कि तुम लोग नहीं जानते हो कि समय क्या हो रहा है और इसको मोदी कैसे भुनाएगा। और मोदी खाली भुनाएगा नहीं, मोदी तो वो भी बोल देता है जो तुमने कभी बोला नहीं। बाद में तुम रोओगे कि नहीं यार, हम चाय वाला सबको थोड़े बोल रहे थे। मोदी बोल दिया कि देखो सारे ओबीसी कम्युनिटी को चाय वाला बोल रहा है, चौकीदार चोर है तो सारे चौकीदार भाइयों को चोर बोल रहा है। मोदी इतना स्मार्ट है ना। ऐसे लोग, जब अगर आप में से कुछ लोगों ने कॉपी राइटिंग की होगी, या एक टाइम था मुझे लगता है 2010 वर्ष के समय में, जब एसईओ का प्रचलन बहुत अधिक था, उसमें से एक कीवर्ड हमें उठाना होता था। फ्रीलांस अगर आप करते होंगे तो क्या होता है कि साइट्स को रैंकिंग बढ़ानी होती है, तो उसमें आप एक कीवर्ड पकड़ के कुछ भी आ गया
एक वाक्य में 3 बार वो कीवर्ड बोल देगा। मोदी वही करता है, एक कीवर्ड तुम्हारा उठाएगा और इतनी एसईओ स्टफिंग करेगा ना, और कहां कहां से करेगा वो स्टफिंग कि तुम भूल जाओगे। तुम्हें मतलब लगेगा यार क्यों बोला मैंने, बाद में बोलोगे बता ये मोदी झूठ बोल रहा है, ये तो हमने कभी बोला। भाई तुम बोल दिया, अब मोदी बोलेगा, और मोदी किसी चैनल पे नहीं बोलेगा, ट्वीट नहीं करता है, उसके सामने 5 लाख की भीड़ होती है, वहाँ पे बोलेगा। और इसके रिपरकशंस देखना, मोदी तो पॉलिटिकल आदमी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मोदी से ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है। ऐसे लोग जो हर दिन 2-3 घंटे हर हिंदू के घर में, अब स्टालिन टाइप और उसको मानने वाले हिंदुओं घर में नहीं, बट जो भी एक्चुअल में हिंदू हैं उनके घरों में, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हों, गुरुदेव रामभद्राचार्य जी हों, या बाकी जो हमारे संत लोग हैं, वो जो संस्कार टीवी पे, साधना पे, ये सब पे आते हैं, वो जब बोलेंगे बताइए कुछ लोग सनातन को मारना चाहते हैं, समूल नाश करना, जब वो थोड़े से क्वाज़ाई पॉलिटिकल होने लगेंगे तब सोचो क्या होगा तुम्हारा। और वही इन्होंने किया है, और उसका इम्पैक्ट इन लोग को दिखने लगा कि यार अब जो है हिंदू मुसलमान यदि हम करेंगे, हर बार यही करते हैं, और उसका पोलराइजेशन रिवर्स में भी होता है। ऐसा थोड़ा खाली मुस्लिम इकट्ठा होता है, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि हिंदू भी पोलराइज होता है। हिंदू अब इस बात पे पोलराइज होने लगा है कि उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है, और ये वही आप 4G टेक्नोलॉजी के आने के बाद, या YouTube पे जो अल्टरनेटिव मीडिया एक निकल के आए उसके आने के बाद, उसका एक्सेस मिलने के बाद लोगों को लगने लगा है कि यार ये चल क्या रहा है। और उसमें भी जब तुम घुमा फिरा के भी नहीं बोल रहे हो कि सनातन जो है मलेरिया है, ये नहीं, एकदम स्ट्रेट ही बोल दे रहे हो कि इसको अपोज नहीं करना चाहिए, इसको उन्मूलन, इसका जड़ से उखाड़ देना चाहिए। तब तो फिर भैया हिंदू तो जगेगा, वो पोलराइज होगा। तो इनको लगा कि नहीं भाई, अब ये इस तरह की बात, और ख़ास करके वो एंकर्स जिनकी रीढ़ की हड्डी जो है सही सलामत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 14 से अलग जो हैं वो बुरे हैं जिनका नाम है, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं, जो सेकुलरिज्म की आड़ में लगातार एक तरफा एजेंडा नहीं पेलते रहते, मतलब राजदीप टाइप के लोग जो हैं, रवीश टाइप के, अजीत अंजुम टाइप के लोग, वैसे नहीं है। जो अगर हिंदू ने गलत किया ठीक है दिखाओ, मुसलमान ने किया तो वो भी दिखाओ, और उसी इंटेंसिटी से दिखाओ। तो उनको अब लग रहा है कि भाई इन लोगों के पास जाएंगे तो सीधा सवाल पूछेंगे कि स्टालिन ने जो बोला आपकी पार्टी सहमत है कि नहीं। अब क्या बोलेंगे ये वहाँ पे, सहमति अगर जताएंगे तो फंसेंगे कि तुम हिंदुओं के विरोध में हो। स्टालिन का क्या है, उसका तमिलनाडु फिगर्ड आउट है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसके सहयोगी दल और बाकी जो नेता हैं उसका होम मिनिस्टर, उसका जो कॉन्स्टेंटाइन था, वो उसका क्या कहते हैं ए राजा है, वो उनका सॉर्टेड आउट है कि हम तो ये बोलेंगे इससे तो हमारा वोटर बोस, अरे गजब क्या बोल दिया है, वो तो इकट्ठा होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये गजब का है, ये कैच-22 सिचुएशन हो गया है इंडी ठगबंधन वालों का। समर्थन दे तब फंसेंगे, मतलब भई गति सांप छछूंदर जैसी, अगर छोड़ दिया तो मरेगा और निगल लिया तो कोड़ हो जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो अब क्या करें। तो स्टालिन जो है उसी तरह का प्राणी है, मतलब उसका कथन जो है आप उसी तरह से देखिए। तो इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, हमें जवाब ही ना देना पड़े, और फिर ये गेम थोड़ा मतलब विस्तार से आपको समझना पड़ेगा कि एक टीवी के एक एंकर पे शो पे जाएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। ये चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, एंकर्स का बहिष्कार किया। अब आप सोचिए कि आपके 5, 6, 7, 8, 9 5 एंकर हैं, 5 बजे निकाल दीजिए, 6, 7, 8, 9 4 एंकर हैं आपके इवनिंग और प्राइम टाइम जो ज़्यादा देखा जाता है। उसमें 2 पे आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है प्रवक्ता सब। तो फिर क्या मालिक नहीं बोलेगा कि जो 2 बचा उस पे कम से कम तो आ रहा है?
बोलेगा यार तुम कम से कम उस तरह का सवाल ना पूछना कि तुम्हारा भी अगले लिस्ट में नाम आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अगर चारों एंकर पे नहीं आ रहा है और फिर ऐड भी आपको देना बंद कर दे तो ये तो समस्या हो जाएगी उनके ऊपर। तो इन्होंने उस तरह से भी गेम खेला है। हालांकि इसके रिपरकशंस जो है इनके खिलाफ ही जाएंगे, फिर भी इन्होंने एक रिस्क लिया है कि देखते हैं ये प्ले आउट करता है कि नहीं। अब प्रकाश राज का एक था, उसका दोगलापन। प्रकाश राज जो है उससे ये उदयनिधि स्टालिन वाले ही मामले बोल रहा हूँ, उसका भी एक चल रहा था क्लिप, कन्नड़ में था तो किसी ने अनुवाद करके डाला हुआ। उससे एंकर ने पूछा कि स्टालिन के कमेंट पे आप जवाब दीजिए, तो प्रकाश राज बोलते हैं जो भी बोला उसने। अब मुझे तो हिंदी आती है भाई, प्रकाश राज कौन, मतलब प्रकाश राज मुझे समझ में नहीं आता। मुझे किसी भाषा से समस्या नहीं है, कुछ भाषा जो बोलते हैं और दूसरे से घृणा करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो लुलवा दिए, अब जो भी बोले उसका हिंदी अनुवाद जो है वो ये है कि अब कौन आदमी क्या कहाँ बोल रहा है वो सब पे मैं थोड़े ना कमेंट करता रहूँगा। तो एंकर ने पूछ लिया कि फिर मोदी काहे पूछते रहते हो तुम कि मोदी इस पे क्यों नहीं बोल रहा है, उस पे क्यों नहीं बोल रहा है। तो फिर प्रकाश राज का मुंह काला हो गया, नहीं सॉरी वो तो है ही पहले से, जो भी है, मतलब दोनों सेंस में, मैं रंगभेदी नहीं हूँ, मैं भी सांवला हूँ, मैं कोई गोरा तो हूँ नहीं, जो भी है। अब प्रश्न है ऐसा करके मिलेगा क्या, क्या हासिल ये लोग कर लेंगे। एक चैनल में एक पे जाना, दूसरे पे नहीं जाना, इस पे मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरा बिंदु जो है कि ये स्वयं को अब डिफेंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भाजपा को लाभ ही मिलेगा। और भाजपा वाले, एक तो टाइम इनको ज़्यादा मिलेगा, आप देखें कि उधर के एंकर कितने कर्कशा, आप नाम समझ ही गए होंगे, नाम नहीं लूँगा, केस वेस हो जाता है आजकल। जो कोयल और कौवी जो है एक, जो दिन रात चाय, उसका ट्वीट भी पढ़िएगा ना तो लगता है साला कान में कोई ड्रिल मशीन भोंक दिया है। उसका ऐसा इमेज, शूर्पणखा या जो भी है, तारका जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो दिखती है वैसी, तो वैसे लोग हैं। अब ऐसे लोग जो चीखते चिल्लाते हैमर और ड्रिलर की तरह जिनकी आवाज़ है, जो कौवी हैं, ये जब नहीं जाएंगे तो सामने वाले को तो अधिक समय मिलेगा तो वो तो अधिक बोलेंगे। और वो ये भी बोलेंगे, अब कांग्रेसियों के भी यहाँ पे वो खुद ही बोलेंगे कि अगर वो रहते तो क्या बोलते, तब कितना आनंदमय माहौल हो जाएगा। और भाजपा के जो भी प्रवक्ता है अगर मुझे सुनते हैं या उनके टीम के लोग, तो ये प्रयोग कीजिएगा आप। और न्यूज़ एंकरों से, जो मेरे पत्रकार भाई हैं, उनसे आग्रह यह है कि आप लोग इन पार्टियों के प्रवक्ताओं के लिए अपने स्टूडियो में एक खाली चेयर अवश्य छोड़ें, एक खाली चेयर छोड़ें। और जब डिबेट आप लोग करवाते हैं ये वर्सेस वो, तो उसमें कह दीजिए कि हाँ वो खाली चेयर रहेगा और डायरेक्ट कि हाँ आपको समय दिया जा रहा है, इतना समय आपके पास। तो भाजपा वाले जो हैं वो बोले कि मैं भी उनके, वो क्या बोलेंगे हम जानते हैं, अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा मनोरंजन, जो न्यूज़ तो मनोरंजन का ही विषय हो गया है, तो हंसी मजाक भी होता रहेगा, हंसी ठिठोली थोड़ी होती रहेगी, है ये चलता रहेगा। तो ये तो इनके ऊपर बैकफायर करने वाला है। कुछ संगठनों ने निंदा की, एडिटर्स गिल्ड वाले जो है वो, उनके कलम की इंक और अंगूठों में वो हो गया है, ये क्या बोलते हैं उसको, मवाद भर गया है, पीप जो होता है ना वो भर गया है। तो वो अंगूठों से कुछ और भी काम लेते होंगे, हो सकता है इसलिए व्यस्त हों एक दूसरे के जहाँ पे भी है, तो वो कर नहीं पाए। तो वो करेंगे, जगेंगे, फिर कुछ इस तरह से आएगा। हो सकता है कि जब तक, अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ। और ये काम जो है, ये डरपोक, और हम लोग स्कूल में थे फट्टू कहते थे, जो थोड़े जिनकी जल्दी फट जाती है। और क्या फटते हैं वो आप समझ ही रहे होंगे। महिलाएं मुझे देखती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब क्या करूँ कि ऐसे लोगों के लिए इसी तरह के शब्द ही हैं। जिस तरह का घटिया काम किया तो थोड़ा मुझे भी अपना स्तर जो है नीचे करना ही पड़ेगा। तो ये फट्टुओं वाला काम है। ये डरो मत का फोटो लगाते थे, और ये जो है क्या हुआ, डर क्यों गए भाई?
इन एंकरों से तुम डर गए, जिनका मतलब जो बेचारे ईएमआई पे घर लिए होंगे। आप सोचिए, मैं पावर के इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ईएमआई पे घर होगा, कार होगा, जो एक 9 से 5 की मतलब नौकरी कर रहे हैं, और जो उनको कहा जाता है या जो भी पत्रकारिता के पेशे की जो भी मांग होती है उस तरह से पेश आते हैं। तुम उनसे डर गए यार। तुम अपना कंबाइंड वर्थ देखो। राहुल गांधी का कैपिटल, उनका जो भी होगा मार्केट में, आप पता कीजिए इटली में कितनी संपत्ति है, भारत में कितनी है, लालू यादव का, स्टालिन के परिवार का, ए राजा के परिवार का, इन सब की ज्वाइंट संपत्ति आप देखिए। तुम किससे डर रहे हो यार? एक एंकर ना तो विधायक है ना वो पार्षद, कुछ नहीं है। तो वास्तव में ये डर, तुम्हारे भीतर का डर जो है ना, और दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस अभी भी डरो मत वाला वो प्रोफाइल पिक्चर जो है, वो दाढ़ी के ऊपर जो है राहुल गांधी को लगा घूम रही है। कितनी बड़ी मतलब विडंबना है। फट्टू मत बनिए। फट्टू अरे, आप फट्टुओं को जो है मतदाता भी नकार देते हैं। नोबडी लाइक्स अ फट्टू, चाहे दाढ़ी उसकी कितनी भी बड़ी हो जाए, फट्टू फट्टू ही रहेगा। दाढ़ी में कितना भी फटा हुआ छुपाने की चेष्टा करो, नहीं छुपता है। फट के आपके हो गए फ्लावर, और वो सबको दिख रहा है, और दुर्गंध ही उससे फैलने वाला है, उससे कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं। इसका एक और कारण है, नैरेटिव वॉर में विपक्ष जो है लगातार अब टूटता हुआ दिख रहा है। 26 दूल्हे हैं, जितने बाराती हैं सबके घर का एक दूल्हा है। हम भी ब्याह करने जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमको माला काहे ने डालेगी, हमारा मुंह क्या काला है, हम गांजा पीते हैं तो क्या हुआ, हमने चारा खा लिया थोड़ा सा क्या हो गया, हम जो है अगस्टा वेस्टलैंड में कुछ कर दिए तो क्या हो गया। तो ये चल रहा है कि भाई तुमसे तो बड़े घोटाले मैंने किए हैं, मेरा तो चिटफंड स्कैम भी है, मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन। तुमने ऐसा कौन सा बड़ा घोटाला कर दिया जो तुम ही प्रधानमंत्री मटेरियल हो गए। ठीक है, तुम्हारे परिवार ने मतलब पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक घोटाले करते रहे। ठीक है, हम लोग भी छोटे से ही 10-15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमने भी घोटाले किया, हमारा भी एक नाम है, हम क्यों नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री का चेहरा। तो ये उसमें जो है ये बिखराव और ये टूटना जो वो अब दिखने लगा है। यदि हिंदू के विरोध में ये नहीं बोलेंगे तो गठबंधन जाएगा इनका, और यदि बोला तो वोट जाएंगे। और इसमें क्षेत्रीय पार्टियों, दे हैव नथिंग टू लूज, वो गेन ही करेंगे, क्योंकि यही क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अपोजिशन में है कांग्रेस के ही अपने अपने राज्यों में। तो ये जो है ना, स्टालिन पुत्रों ने और इन लोगों ने गेम कर दिया कांग्रेस के साथ। उनका लोकली कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कांग्रेस का मैसिव नुकसान होगा, क्योंकि अभी भी जो हिंदू वोटर्स हैं, बहुत सारे हिंदू वोटर्स जो कांग्रेस को प्रेफर करते हैं, और कांग्रेस को इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो ओवैसी से अलाइंड है या स्टालिन से अलाइंड, नहीं। उनको लगता है कि नहीं, दे हैव द हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस और इन्होंने चलाया, इनको अनुभव है इसलिए करेंगे, या भाजपा से उनको कोई आपत्तियां होंगी, लेकिन वो इतने एंटी हिंदू होंगे, इस कारण कोई हिंदू जो है कांग्रेस को वोट नहीं करता। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को इन लोगों के कारण कितना नुकसान हो रहा। अब बैकआउट नहीं कर सकते, बड़े राज्यों में इनकी ज़मीन जो है अब छूटती जा रही है। आज भी एक सर्वे आया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की पोजीशन पिछले 3-4 महीनों में लगातार स्ट्रांग होती चली गई है। मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले लग रहा था कि स्थिति एकदम विकट है, नहीं हो पाएगा, मेरे भी आप ट्वीट निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन अब वो 123-120 सीट से ऊपर उनको बता रहा है। और अभी तो कल ही प्राइम मिनिस्टर ने ढेर सारे योजनाओं का अनावरण किया है, उसमें और भी बढ़ने वाला है। तो ये सब कुछ मिला करके, चाहे महाराष्ट्र में पोजीशन देखिए, यूपी में पकड़ जो है मजबूत हुई है, एमपी में होगी, राजस्थान, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं, और बिहार में इनके अपोजिशन में कोई है नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जहाँ
17 सीटें मिलती थी भाजपा को, अब तो वो 40 पे अकेले फाइट करेंगे। पहले तो 17 जेडीयू को देना पड़ता था, तो उसमें से भी कुछ गेन ही होगा। इस कारण से भी इनकी जो है स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और उनको लगता है कि नहीं भाई, अब हमें जो भी करना है वो हम एकदम आउट इन द ओपन करेंगे। और जो लोग नफ़रत मोहब्बत ये सब करके तब से सारा काम खुद ही कर रहे हैं नफ़रतियों वाला, और ब्लेम डाल रहे हैं भाजपा पे इस आशा में कि जनता मूर्ख है, तो वो घड़ा जो है मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे भर चुका है और वो अब लीक करना जो आरम्भ हुआ, क्रैक्स आएंगी और ये फूटेगा। 2-3 महीने में देख लीजिएगा इनकी क्या स्थिति होने वाली। हालांकि ये प्री इलेक्शन सीट शेयरिंग भी जो है वो करने वाले हैं, क्या कहते हैं, अक्टूबर तक या इसी मंथ के एंड तक भी बोला जा रहा है। देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। मुझे बहुत ही कम ऐसे आसार दिख रहे हैं कि इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें एक और ने, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने संभवतः ये बोल दिया कि जिन पार्टियों के लोग जीते हुए हैं जिन सीटों पे, उसमें सीट शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, वो वही रिटेन करें, बाकी में सीट शेयरिंग होनी चाहिए। इस तरह का अब एक शिगुफा जो है छोड़ दिया गया, तब उस पर कैसा होगा देखते हैं। फिलहाल पत्रकारों के प्रतिबंध को लेके मुझे ये लगता है कि ये जो है बैकफायर करेगा इनके ऊपर। रवीश जी का आप देख लीजिएगा क्या बोलेंगे, मुझे तो पता है, मैंने बोल ही दिया कि वो क्या बोलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो जैसे जैसे आते हैं मिलते रहें। विवेक अग्निहोत्री जी के इंटरव्यू का दूसरा पार्ट जो है हम कल रिलीज करेंगे, तो वो भी अवश्य देखें। उसमें पहले से अधिक धमाकेदार बातें हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।